पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मुर्गियों के चूजों की करे उचित देखरेख। परवल की खेती कर कमाए अच्छा मुनाफा। यदि आप गांव में रहकर किसी बिजनेस या रोजगार की तलाश में हैं, तो आपके लिए मुर्गी पालन व्यवसाय बेहतर विकल्प हो सकता है। मुर्गी पालन व्यवसाय आज तेजी से लोगों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि मुर्गी पालन को आप छोटे स्तर पर अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक मुनाफा कमाने के लिए इनके चूजों की उचित देखरेख करना जरूरी है, जिसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर गिरिराज गोयल से। आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे स्तर पर मुर्गियों के जो ब्रायलर हैं, मांस वाली मुर्गियां, और जो अंडा, इनकी बड़ी खपत बहुत बढ़ने वाली है मार्केट में। तो इस समय हम आपको सलाह देंगे कि आप अभी इस समय चूजों को पालना शुरू करें। अब आप चूजे लेकर आते हैं तो क्या उनको लाने के पूर्व और उनको लाने के पश्चात, चूजों को आपके फार्म में लाने के पश्चात क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए, वो सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब आप चूजा लेने जाते हैं तो ये पहले निश्चित करें कि आपको ब्रायलर या लेयर कौन सा चूजा आपको पालना है। दूसरा, बहुत ही प्रसिद्ध और एक जिसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू हो, अच्छी साख हो, ऐसी कंपनी से, ऐसे आप वेंडर से चूजों का क्रय करें। दूसरा, चूजों को लाने के पूर्व अपने जो बाड़ा है उसको साफ सफाई कर लें, क्योंकि चूजा बिल्कुल छोटा बच्चा है, अगर उसमें कोई समस्या आएगी तो आपको पूरे आगे आने वाले समय में दिक्कत रहेगी। इसलिए उनकी देखभाल अपने बच्चों के जैसी आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने बाड़े की सफाई करवा दें, उसमें पुताई करवा दें चूने से, और चूने में उसमें साथ में आप फिनाइल भी मिला सकते हैं चूने में, जिससे कि अगर कोई रोगाणु कीटाणु होंगे तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में अपने बाड़े में, जो मुर्गियों का बाड़ा है, उसमें बुरादा बिछा दें चूजों को लाने के करीब 3 दिन पहले, और रोज उसको बुरादे को पलटते रहें, जिससे कि वो थोड़ा सूखा हो जाए, क्योंकि चूंकि अभी बरसात का समय चल रहा है। तो उसके साथ साथ में वहाँ पर लाइट की अच्छी व्यवस्था कर दें, चूँकि चूजे छोटे रहते हैं, उनमें अपने शरीर का तापमान को नियंत्रित करने की थोड़ी कम क्षमता रहती है, इसलिए हमको बाह्य रूप से गर्मी प्रदान करनी पड़ती है। उसके लिए आप 2 प्रकार से, या तो आप जो पीले वाले बल्ब होते हैं 200 वाट के, वो लगा दें अपने फार्म में करीब 2 फीट ऊंचाई पर,
और अगर ज़्यादा तापमान कम जाता है तो आप उनकी ऊंचाई घटाकर 1 फीट तक भी ले जा सकते हैं छोटे चूजों में। मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल न कराएं क्योंकि शाम के समय ठंड रहती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू कर देना चाहिए। घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना चाहिए। फिर दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5-5 डिग्री तापमान कम करते हुए ब्रूडर का तापमान उतना कर देना चाहिए जितना कि चूजे ठंड से बच सके। सामान्यतः ब्रूडर का तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। उचित तापमान में चूजों की बढ़वार अच्छी होती है। उसके बाद में अपने जो बर्तन दाने पानी के हैं चूजों के, उनकी अच्छी तरह से सफाई कर लें। बैलगाड़ी के पहिए नुमा संरचना में उनको रखा जाता है, जिसमें एक दाने का बर्तन, उसके बाद एक पानी का बर्तन, फिर एक दाने का बर्तन, फिर एक पानी का बर्तन, जिससे कि एक गोल घेरे में उनको रखा जाता है, जिससे कि जो चूजे हैं चूंकि वो छोटे होते हैं तो उनको दाना खाना जब वो तुरंत दाना खा सकें और उसके साथ में वो पानी भी पी सकें। इसके साथ साथ में मुर्गियों के जो चूजों के जो पानी है उसमें शुरू के 2 से 3 दिन तक आप इलेक्ट्रोलाइट, जो बाजार में के-लाइट नाम से भी आते हैं और भी कई सारी इनकी कंपनियां हैं, उनके नाम से इलेक्ट्रोलाइट उपलब्ध हैं, तो वो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा डालकर आप उनको दें। ज़रूरत पड़े, अगर आपको ऐसा लगता है कि मौसम थोड़ा बहुत अच्छा फेवरेबल नहीं है और शुरू में 1-2 बच्चे की मृत्यु अगर होती है तो उसमें भी आप नियोडॉक्स एंटीबायोटिक जो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की दर से आप मिला सकते हैं। साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि इनका जो पानी के बर्तन है, जो बल्ब है उसके ठीक नीचे ना रखा हो, नहीं तो पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बच्चे पानी नहीं पी पाएंगे। एक और विशेष रूप से इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है कि छोटे बच्चों को जो दाना दिया जाता है उसका साइज़ भी बहुत छोटा रहता है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी का दाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रायलर में ब्रायलर प्री स्टार्टर, ब्रायलर स्टार्टर दाना दिया जाता है, लेकिन अगर आप अपना खुद का दाना बना रहे हैं तो दाने का जो साइज है, जो मक्का को आप चक्की में पीसेंगे तो वो बिल्कुल दलिया के जैसी होनी चाहिए, बारीक दलिया जैसी। मोटा साइज रहेगा तो बच्चे को खाने में दिक्कत होगी। मुर्गी पालक भाइयों को प्राइवेट हेचरी से पहले दिन के चूजों को खरीदते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मैरेक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो पहले दिन के चूजे में मैरेक्स टीकाकरण 1 दिन पर, रानीखेत F1 स्ट्रेन टीका 2 से 7 दिन पर, गंबोरो टीका 13 से 17 दिन की उम्र पर टीका देना चाहिए। गंबोरो नामक एक बीमारी है, उसका वैक्सीन भी बाजार में उपलब्ध है। उसको लाके उसको पीने के पानी में आपको डालना है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि जिस दिन आपको पीने के पानी में वैक्सीन डालना है उस दिन एक तो उनको कोई दूसरी दवाई नहीं डालेंगे पानी में, दूसरा उस दिन मुर्गियों को सुबह पीने का पानी नहीं देंगे, उनको केवल दाना दे देंगे, तो जिससे कि वो प्यासे हो जाएंगे, दाना खाएंगे। तो उसके बाद जितना पानी आप रोज देते हैं उससे 1/4 मात्रा पानी उस समय दीजिए और उसमें वैक्सीन डाल दीजिए, तो क्योंकि वो तुरंत दाना खाएंगे, प्यासे रहेंगे तो तुरंत पूरा दाना पी लेंगे, पूरा पानी पी लेंगे और पानी पी के उनकी पूरी वैक्सीन उनके अंदर चली जाएगी और उससे उनकी रोकथाम हो जाएगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, परवल की फसल को सब्जी के रूप में उगाया जाता है, जिसकी खेती को अक्सर नकदी फसल के रूप में ही करते हैं। परवल में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन जैसे कई पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसका सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है, जिसकी फसल लगाकर किसान अधिक कमाई कर सकते हैं। तो आप परवल की उन्नतशील किस्मों का चयन करके इसकी खेती करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन।
जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अब सितंबर का महीना चल रहा है और ये एक उपयुक्त समय माना जाता है परवल की खेती के लिए। और परवल की खेती से पहले कि कैसे लगाएं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से प्रभेदों का चयन करना है। तो जो अगर हम इस एरिया की बात करें जो नदर्न इंडिया है, तो हमारे पास राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, हमारे पास स्वर्ण रेखा है, फिर हमारे पास स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण सुरुचि है। ये जो प्रभेद हैं ये बहुत अच्छे माने गए हैं और इनकी उपज भी अच्छी पाई गई है। अब प्रभेद सिलेक्शन के बाद हमें ये देखना ज़रूरी है कि किस तरह की मिट्टी में आपकी जो परवल की है खेती हो सकती है। तो परवल की खेती हमें हमेशा जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें करनी चाहिए। वैसे हर प्रकार की जो मिट्टी है उसमें हो जाती है, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जल निकास की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका परवल है वो आपका अगर वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशंस है उसको सहन नहीं कर पाता है। तो ऊंची जो ज़मीन है और बलुई दोमट मिट्टी जो हुई और जल निकास वाली जो जगहें हैं ये इसके लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। परवल को उगाने से पहले खेत में कम से कम 3 जुताई करनी चाहिए। खेत की जुताई करने के बाद पाटा जरूर लगाएं। अगर हम परवल को ऊंची भूमि पर बो रहे हैं तो 30 गुणा 30 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोद लें। परवल का उत्पादन जड़ों की कटिंग करके रोपाई की जाती है। परवल की रोपाई जड़ों की संख्या के आधार पर होती है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2500 से 3000 जड़ों के टुकड़ों की जरूरत होती है। परवल की जड़ों के टुकड़े की लंबाई 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए। समतल भूमि पर इसकी जड़ों को 3 से 5 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोदकर बोया जाता है, जबकि गड्ढों या नालियों की मेढ़ों पर इसे 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। फिर हमें आपका जो परवल है उसको जो पौधे से पौधे की दूरी है वो हमें कम से कम 1.5 मीटर की रखनी चाहिए। 1.5 से 2 मीटर की भी रखते हैं कहीं कहीं जगह पर। और जैसा कि जब आप लगा लेंगे तो आपको उसमें थाला बनाना चाहिए। हर एक पौधे के अराउंड में पेरीफेरी में 1 फीट के आकार का आपको थाला बना लेना चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी पोषक तत्व हैं उसमें दिए जा सकें। अगर मैं पोषक तत्व की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रति थाला जो देना है वो हमें 20 ग्राम DAP देना है। फिर 200 से 250 ग्राम नीम की जो खल आती है वो हमें उसमें देनी है, और 1 किलो आपकी जो गोबर की खाद होती है वो हमें उस थाले में मिला देनी चाहिए। परवल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए परवल की बुआई से पहले अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद की 20 से 30 टन की मात्रा को मिला दें। इसके अलावा 50 किलो नीम की खली और 50 किलो अरंडी की खली को आपस में मिलाकर खेत की मिट्टी में मिला दें। इन सभी खादों के मिश्रण को खेत में मिलाने के बाद जुताई कर दें और फिर परवल की रोपाई करें। देखिए, जो आपका परवल है इसमें जो नर और मादा जो फूल है वो अलग अलग पौधे पर आता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा नर और मादा का जो रेशो है वो 1:19 या 1:20 होना चाहिए। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। बहुत सारे जो किसान लोग हैं वो अगर बीज के थ्रू आपका परवल लगाते हैं तो उसमें यही समस्या होती है कि उसमें जो नर या फिर मादा उसके जो पौधे हैं वो अधिक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जो मचान वाली विधि है जिसमें कि हम लताएं यूज़ करते हैं आपके बोने के लिए, उसमें ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि 1 नर और 20 मादा के पौधे का जो हमें अनुपात है वो मेंटेन करना चाहिए। तो कृषक बंधुओं को चाहिए कि वो अपने खेतों पर जाकर भ्रमण करें और भ्रमण करते हुए देखें कि कहीं पर नमी की कमी तो नहीं है, और अगर नमी की कमी दिखती है तो हमें हल्की हल्की सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए। परवल की खेती में मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। कटिंग या जड़ों की रोपाई के बाद यदि मिट्टी में नमी हो तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। खरपतवारों की रोकथाम। जब लताएं ऊपर की ओर फैलती हैं तो अनचाहे उगे हुए खरपतवार की निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। ठंड का मौसम समाप्त होते ही पौधे की जड़ों के पास निराई गुड़ाई करके मिट्टी गीली करके पोली कर देना चाहिए। ऐसा करने से खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
फिर अगर हम देखते हैं कि जब कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, जो फ्रेश कल्ले होते हैं आपके परवल के, वो अगर निकलने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें मचान बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब मचान बनाने के लिए हमें जो पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी रखनी है वो 2 मीटर की रखनी है, और जब हम खंबे गाड़ देते हैं 2 मीटर की दूरी पर, फिर हमें उसके बीच में सुतली से हमें इस प्रकार से बनाना है कि एक मचान तरह का आपका क्रिएट हो जाए। तो मचान हमें बना लेना चाहिए। जो मचान है इसमें आपको देखना है कि बहुत ही मजबूत बने, क्योंकि अगर आगे आने वाले टाइम में वर्षा होती है तो वो उसमें टिकना चाहिए। फिर उसके साथ साथ एक मचान से दूसरे मचान के बीच में हमें 50 सेंटीमीटर का जो रास्ता है वो भी छोड़ना चाहिए, ताकि आपकी जो दबा छिड़कने का जो मतलब रास्ता है वो वहाँ से मिल पाए। जो भी अलग सस्य क्रियाएं हैं वो भी हमारी उसके थ्रू हो पाए। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में मध्यम से घने बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल पर पीला तना छेदक कीट के वयस्क दिखाई देने पर फसल का निरीक्षण कर तना छेदक के अंड समूहों को एकत्र करके नष्ट कर देवें। साथ ही साथ डेड हर्ट को खींचकर निकाल देवें। तना छेदक की तितली 1 मोथ प्रति वर्ग मीटर में दिखाई देने पर फिप्रोनिल 5 SC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। पत्ती मोड़क कीट 1 से 2 पत्ती प्रति पौधा होने पर फिप्रोनिल 5 SC की 800 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में रोग के प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्ती पर हल्के बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आंख या नाव के समान बीच में चौड़े एवं किनारों में सक्रिय हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। इसके नियंत्रण के लिए टिबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की पत्ती के किनारों वाला ऊपरी भाग हल्का पीला सा हो जाता है और पूरी पत्ती मटमैले पीले रंग की होकर पत्रक तक सूख जाती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर यदि पानी उपलब्ध हो तो खेत से पानी निकालकर 3 से 4 दिन तक खुला रखें और 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2 से 3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि पत्ती खाने वाले कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। उड़द और मूंग की फसल में फली पक जाने पर पहली तुड़ाई का कार्य करें। जून में रोपित मुनगे की फसल एवं पिछले वर्ष रोपित आम के पौधों में सदाई के लिए काट छांट करें। मुर्गी घरों में गीले बिछावन को तुरंत हटा दें और नया और सूखा बिछावन डालें। खूनी दस्त से बचाव के लिए 30 ग्राम बर्मिक्स पाउडर पानी में मिलाकर 3 से 5 दिनों तक पिलाएं। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। सिंचित क्षेत्रों में पशुओं को खिलाने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बरसीम चारा लगाने की तैयारी करें। सितंबर माह में बकरियों भेड़ों को एंट्रोटॉक्सीमिया नामक बीमारी का टीका अवश्य लगाएं। बढ़ते मेमनों को 6 से
10 सप्ताह की उम्र में इस बीमारी का टीका लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम परियट जिला जबलपुर के कृषक किशन माली ने। ये ग्राफ्टिंग विधि से आम के नए पौधे तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो किशन माली जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आपने पूछा कि आम पे ग्राफ्टिंग कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए हमको 1 साल पहले से ही तैयार रहना पड़ता है कि ग्राफ्ट कैसे तैयार किए। तो 1 साल पहले हमको क्या करना है कि सारा का सारा आम का बीज इकट्ठा करना है। उसको 15 बाई 7 सेंटीमीटर का जो पॉली बैग रहता है उसमें FYM मिट्टी और थोड़ा सैंड और अगर मिल जाए तो वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके 1:1 रेशियो में उसको बैग फिल करके उसमें हमको आम का बीज सोइंग कर देना है। आम का बीज सोइंग करने के बाद उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और पौधा हमारा 1 साल पुराना हो जाएगा, को हमको ग्राफ्टिंग के लिए यूज करना है। तो नेक्स्ट ईयर हमको क्या करना है कि अगर पॉली हाउस अवेलेबल है तो पॉली हाउस के अंदर हमको ग्राफ्टिंग फरवरी मार्च में ही हम इसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, पॉली हाउस के अंदर की कंडीशन में। अगर उस केस में हमारा रूट स्टॉक 6 से 8 महीने पुराना भी चलेगा पॉली हाउस के अंदर। अगर हमको ओपन कंडीशन में करना है तो जो इस समय सबसे सटीक टाइम है रनी सीजन के बाद में। किसान भाइयों, ग्राफ्टिंग से नए पौधे तैयार करने के लिए पौधे में चीरा लगाने के लिए एक छोटी चाकू सेक्टर, कलमों को बांधने के लिए पॉलीथिन, बीजू पौधा और सांकुर डाली जिसे कलम भी कहते हैं जरूरत होती है। और इसके लिए हमको क्या करना है कि रूट स्टॉक को हमें 18 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से इसको कट कर देना है। साथ में उसमें हम सॉफ्टवुड वेज ग्राफ्टिंग मेथड से ग्राफ्टिंग करेंगे, उससे हमको हायर परसेंटेज ऑफ सक्सेस मिल जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मदर प्लांट है वो हमको एक अच्छा सा मदर प्लांट सेलेक्ट करना है, वो डिजीज फ्री होना चाहिए। और मदर प्लांट में हमको ग्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले जो सिलेक्टेड ब्रांच होगी जिसको हम ग्राफ्ट करेंगे 4 से 5 महीने पुरानी ब्रांच को, और इसका हमको डायमीटर ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसकी लंबाई हम कम से कम 15 से 18 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें कम से कम 3 से 4 कलिकाएँ होना चाहिए। और इसको हम ग्राफ्टिंग करने से 10 दिन पहले इसकी पत्तियों को हम अच्छे शार्प सी केचियर से कट कर देंगे और ताकि इसमें न्यू शूट, न्यू बड्स जो है निकलना, स्प्राउट करना शुरू कर दें। फिर इसको हम सॉफ्टवुड वेज मेथड से रूट स्टॉक में वी शेप का कट लगा के और इसको हम इन्वर्टेड वी शेप का कट लगा के हम इस रूट स्टॉक में सेट करेंगे और उसको अच्छी से हम पॉलीथीन टेप से रैप करेंगे। और हम इसके ऊपर अगर मॉइस्चर लेवल कम है तो एक पॉलीथीन कैप करके आता है, उसको हम ऊपर से फिट कर देंगे ताकि मॉइस्चर लेवल बना रहे और ये ग्राफ्ट हमारा 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। साइड ग्राफ्टिंग में भी 2 तरह के पौधे होते हैं। पहला पौधा होता है मूलवृंत, यानी वह पौधा जो कि आप बीज के द्वारा तैयार करते हैं। दूसरा है सांकुर डाली। सांकुर डाली पौधे की उस कलम या शाखा को कहते हैं जिसको दूसरे वृक्ष या फिर पौधे से काटकर लाया जाता है, या आप जिस किस्म का पौधा तैयार करना चाहते हैं। इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले मूलवृंत को चुन लेते हैं, फिर मातृ पौधे से ऐसी शाखा को चुनते हैं जो कि 6 से 7 महीने पुरानी पेंसिल के आकार की हो। इसको सांकुर डाली कहते हैं। इस शाखा की कलम लगाने के 8 से 10 दिन पहले पत्तियां तोड़ देते हैं। फिर मूल वृंत के निचले हिस्से पर 3 सेंटीमीटर लंबा तिरछा कटाव करके छिलका उतार देते हैं। इसके बाद सांकुर डाली को भी इसी तरह से काट देते हैं। फिर दोनों को मिलाकर पॉलीथिन की पट्टी से बांध देते हैं। करीब 1.5 महीने बाद दोनों डाली जुड़ जाती है। ऐसे पेड़ बाग में 1 साल बाद लगाने लायक हो जाते हैं।
जहाँ तक कि देखा जाए कि हम विनियर मेथड से भी इसका कर सकते हैं और हम इसमें इन सिटू ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इन सिटू ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे हम जिस फील्ड में हमको प्लांटिंग करवाना है उस फील्ड में सबसे पहले हम एक फीट में 2 से 3 बीज बुआई कर देंगे और 1 साल के बाद फील्ड में ही हम इसका ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि ट्रांसप्लांटिंग का खर्चा बच जाएगा। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हैं कि अगर पौधा मर जाता है तो हमको एक साइज का प्लांट ऑर्चर्ड में मिलना संभव नहीं है। इसीलिए सॉफ्टवुड वेज मेथड का ग्राफ्टिंग बहुत ही उचित है और ये हमको फायदेमंद भी रहेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।